अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। देखो, आज के वीडियो में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टडी किया। तो हमने देखा कि जो भी यूनिवर्स में बॉडी है, जो भी यूनिवर्स में जहाँ कहीं भी कोई मास है, वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses of two bodies and inversely proportional to the square of distance between the two bodies। तो हर एक जो भी यूनिवर्स में दो बॉडीज है उनके बीच ये फोर्स लगता है। ठीक, तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि फॉर्मूला F इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओनली टू पॉइंट मासेस, is applicable only to point masses, is applicable directly to point masses। देखो, इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से, ये क्यों एप्लीकेबल है फॉर डायरेक्ट ओनली टू पॉइंट मासेस। ठीक, अगर एक्सटेंडेड बॉडीज में फोर्स निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक्सटेंडेड बॉडी में भी लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सटेंडेड बॉडीज में भी लगता है और पॉइंट मासेस में भी लगता है। मगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। इस पे कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, तो उन एग्जांपल्स से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, पहली एग्जांपल जो मैं आपको दूंगा, सपोज यहाँ पे कोई ऐसे है कोई बॉडी है, सपोज इसका मास है m1। तो यहाँ पे दूसरी बॉडी है, सपोज इसका मास है m2, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट, ऑब्वियसली ये पॉइंट मासेस तो नहीं है, ये बड़ी बड़ी बॉडीज है। ठीक है, ये पॉइंट मासेस नहीं है। तो हम ये फॉर्मूला F इज इक्वल Gm1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इनके लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। देखो, सपोज यहाँ पे इसका कोई सेंटर, यहाँ पे जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इसी तरह यहाँ पे इस बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है। ये जो इनके सेंटर्स ऑफ मासेस है, इनके बीच डिस्टेंस है सपोज r। तो क्या हम लिख सकते हैं जो फोर्स है इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या हम ये लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर? क्या हम ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दो बॉडीज पॉइंट मासेस नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना सही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह सपोज, अच्छा देखो, और एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, और एग्जांपल देखेंगे, देखो यहाँ पे सपोज एक ऐसे एक रॉड है। ठीक है, ये एक रॉड है, एक रॉड है ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे है पॉइंट मास। ठीक, इस रॉड का सपोज मास है m1 और इस पॉइंट मास का मास है सपोज m2। तो ये है इस रॉड का सेंटर ऑफ मास। यहाँ से यहाँ तक सपोज डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है सपोज r। तो ये जो रॉड है और ये पॉइंट मास, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दो पॉइंट मासेस नहीं है। यहाँ पे तो ये m2 तो पॉइंट मास है, चलो ये तो पॉइंट मास है, मगर ये रॉड जो है इट इज एन एक्सटेंडेड बॉडी, ये पॉइंट मास नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लिख सकते यहाँ पे। अच्छा, तो अब अगर हमें यहाँ पे निकालना हो, इस रॉड पे हमें निकालना, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो, हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट नॉट डायरेक्टली, ऐसे डायरेक्टली नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस रॉड को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स। तो हर एक पार्ट का मास, सपोज ये एक पार्ट है, हर एक पार्ट का मास सपोज dm है, dm इज स्मॉल मास।
सो डीएम क्या है? स्मॉल मास, स्मॉल मास, स्मॉल मास, स्मॉल मास, स्मॉल मास डीएम। ठीक है, तो ये जो डीएम है, ये जो रॉड का ये पोर्शन है, ये डीएम जिसका मास डीएम है, इस डीएम को मैं मान सकता हूं कि ये पॉइंट मास है। चलो एज्यूम करते हैं ये जो डीएम है क्योंकि छोटा सा है तो इसको हम मान सकते हैं कि ये पॉइंट मास है। ठीक है, अच्छा, अब इस M2 और DM के बीच सपोज डिस्टेंस है, इट इज सपोज R1। कितनी है डिस्टेंस? R1। नाउ दिस DM एंड M2 दीज आर पॉइंट मासेस, ये पॉइंट मासेस है, तो ये फॉर्मूला इनके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सो फोर्स बिटवीन DM एंड मास M2 एंड पॉइंट मास M2, तो इट विल बी इक्वल टू DF। DF इज स्मॉल फोर्स, स्मॉल, ये तो छोटा कम फोर्स होगा क्योंकि ये मास भी कम है। सो DF विल बी इक्वल टू G M1 के बदले यहाँ पे DM है इंटू M2 के बदले M2 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक पोर्शन ऑफ रॉड से निकला हमें फोर्स, तो ये फोर्स इस M2 को ऐसे खींचेगा, सो दिस इज DF1। ठीक है, अच्छा, चलो अब ये जो इसके पीछे और एक डीएम है, अब इससे भी फोर्स निकालेंगे क्योंकि ये भी पॉइंट मास ही है, ये भी पॉइंट मास हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस डीएम, ये जो इसके सेकंड डीएम और M2 के बीच हम फोर्स निकाल सकते हैं, इसको DF1 नाम रखेंगे, DF2 इज इक्वल टू G DM इंटू M2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। R2 ये डिस्टेंस अब थोड़ा ज़्यादा होगी क्योंकि अब जो DM है पीछे आ गया, R2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह DF3 जो इसके पीछे DM है, तीसरा DM, वो भी M2 को खींचेगा। सपोज ये डिस्टेंस है R3, सो DF3 इज इक्वल टू G DM इंटू M2 डिवाइड बाई R3 स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह हम इस डीएम से निकालेंगे, इस डीएम से फोर्स, सारे डीएम्स जो बनते हैं, सारे जो ये पार्ट्स बनते हैं, इसके निकालते हम एंड तक निकालेंगे ये डीएफ, ये फोर्सेस हम एंड तक निकालेंगे। अच्छा, तो एंड, रॉड के एंड तक हम ही निकालेंगे। ठीक, अब देखो सिचुएशन क्या बनती है, ये M2 मास है, इसको पहला डीएम जो है वो ऐसे खींचता है, फिर DF1, दूसरा डीएम जो है वो इसको ऐसे खींचता है DF2 फोर्स से, तीसरा डीएम इसको ऐसे खींचता है DF3 से, चौथा डीएम भी इसको ऐसे खींचता है DF4 से। सो सारे जो डीएम है ये M2 को ऐसे अपने ओर पुल कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे। सो एक ही डायरेक्शन में सारे DF फोर्सेस है, स्मॉल फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अब अगर हमें टोटल फोर्स चाहिए इस M2 मास पे, टोटल फोर्स कितना होगा? M2 मास पे टोटल फोर्स कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू DF1 प्लस DF2 प्लस DF3 प्लस डैश एंड तक। तो ऐसे हम इनके बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने डायरेक्टली GM1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमको इसको पोर्शन में डिवाइड करना है, फिर हर एक पोर्शन से फोर्स निकालना है, फिर उनको ऐड करना है। तो ये हम जो DF1 DF2 प्लस DF3 ये हम एक्चुअली करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन अप्लाई करके ये हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें इंडिविजुअल में नहीं निकालना DF1 कितना है, DF2 DF3 DF4 DF5 ऐसे ही। तो ये हम इंटीग्रेशन से हम इसको इजीली हम इसके लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा जो सीखने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए कि ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल है यहाँ पे। देखो यहाँ पे है एक, दिस इज अर्थ, सपोज ये है अर्थ और ये है अर्थ का सेंटर O। ये यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एप्पल है, एप्पल। ठीक है, ये है अर्थ, दिस इज अर्थ
दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस इज एप्पल। ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो अर्थ एप्पल को खींचती है, एप्पल भी अर्थ को खींचता है, तो इन दो के बीच, अर्थ और एप्पल के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दो बॉडीज के बीच कितना लगेगा। देखो ये जो दो बॉडीज है ये पॉइंट मासेस तो हम कंसिडर नहीं मान सकते, चलो एप्पल को तो हम पॉइंट मानेंगे क्योंकि एप्पल इन कंपैरिजन टू अर्थ बहुत छोटा डॉट ही तो होगा, बहुत छोटा है, तो इसको हम पॉइंट मास मान सकते हैं। लेकिन अर्थ तो पॉइंट मास नहीं है, अर्थ इज नॉट ए पॉइंट मास। सो मैंने आपको बोला है जब हमारे पास पॉइंट मासेस नहीं होते, एक्सटेंडेड बॉडीज होती है, तो F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते इस केस में। इस केस में ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या हम करेंगे, तो इनके बीच किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए सर न्यूटन ने शेल थ्योरम दी। शेल थ्योरम, अब ये शेल थ्योरम क्या है, शेल थ्योरम में क्या सिखाती है। देखो शेल थ्योरम क्या है, शेल थ्योरम ये है कि सपोज यहाँ पे एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फेरिकल शेल है, यहाँ पे एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, दिस इज अ हॉलो स्फेरिकल शेल, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, सपोज इसका मास है m1, सपोज इस हॉलो, ये एक हॉलो स्फेरिकल यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, ये एक यूनिफॉर्म मींस इसकी डेंसिटी हर जगह पे सेम है, इसकी डेंसिटी हर जगह पे सेम है, डेंसिटी हर जगह पे सेम है और अंदर से खाली है, यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल, इसका मास है m1। अच्छा, अब देखो इस शेल के आउटसाइड एक पार्टिकल है, सपोज इट इज m2 एक पॉइंट मास है, तो ये यहाँ पे पॉइंट मास है और ये एक्सटेंडेड बॉडी है इन द फॉर्म ऑफ हॉलो यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल। अब सर न्यूटन ने क्या कहा, सर न्यूटन ने कहा अगर हमें इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल और m2 के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो हम मान सकते हैं जो हॉलो स्फेरिकल शेल का मास m1 है वो सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है एट इट्स सेंटर, और सर न्यूटन ने ये मैथमेटिकली प्रूव भी किया बाय यूजिंग कैलकुलस। हम जो यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल है इसका पूरा मास m1 हम मान सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है एट इट्स सेंटर, एंड ही प्रूव्ड इट बाय यूजिंग कैलकुलस यूज करके उसने इसको प्रूव किया मैथमेटिकली। तो अब हम देखो, अब ये हॉलो स्फेरिकल शेल ये तो अब पॉइंट मास बन गई, बीच में आ गई, बीच में हम इसको सपोज कर सकते हैं सब बीच में है, तो ये तो पॉइंट मास सब बन गए, m2 बाहर है और m1 इसके सेंटर पे है हॉलो स्फेरिकल शेल। अब इनके बीच सपोज डिस्टेंस है r, इन दो सेंटर्स के बीच, ना हम निकाल सकते हैं, हम फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो हॉलो स्फेरिकल जो शेल थ्योरम है उसका स्टेटमेंट लिखता हूं मैं यहाँ पे, इट स्टेट्स दैट देखो इट स्टेट्स दैट force of attraction between a hollow uniform spherical shell and a point mass situated outside the shell is as if whole mass of the shell is concentrated at its center, ठीक है। It states that force of attraction between a hollow uniform spherical shell and a point mass situated outside the shell is as if whole mass of the shell is concentrated at its center, ठीक। अच्छा, ये है शेल थ्योरम, ठीक है। ये शेल थ्योरम अप्लाई करके हम जो है एप्पल और अर्थ के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे। देखो शेल थ्योरम में एक पॉइंट है, वो है जो आपको याद रखना है। देखो ये साथ साथ आप नोट करते जाएंगे। देखो शेल थ्योरम में और एक पॉइंट है, देखो ये सपोज एक शेल थ्योरम अगर यहाँ पे एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल है, दिस इज यूनिफॉर्म हॉलो
स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। अब हमने देखा अगर कोई पॉइंट मास इसके आउटसाइड है तो हम मान सकते हैं जो हॉलो स्फेरिकल शेल है इसका पूरा मास हम यहाँ पे मान सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स बिटवीन द टू। अच्छा, अब अगर कहीं पॉइंट मास जो है दूसरा पॉइंट, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है O। अब सपोज कहीं जो सेंटर ऑफ जो मास है M2 वो कहीं यहाँ पे है, वो कहीं यहाँ पे अंदर है, इसके आउटसाइड नहीं अंदर है इसके, तो ये है M1, दिस इज मास ऑफ स्फेरिकल शेल। M2 जो है पॉइंट मास वो इसके बिल्कुल अंदर है, कहीं पे भी हम रख सकते हैं, यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे सेंटर पे। तो सर न्यूटन ने कहा एंड ही मैथमेटिकली प्रूव्ड इट दैट द फोर्स ऑफ इन दिस केस इफ द पॉइंट मास इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन hollow spherical shell and the point mass will be zero. Also, the force of attraction between a uniform hollow spherical shell and a point mass situated inside the shell is zero, ठीक है, जीरो होता है। कोई भी पॉइंट मास अगर हम शेल के अंदर रखें तो शेल और उस पॉइंट मास के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो होगा, ठीक। तो इसको देखो, इसको मैं आपको क्वालिटेटिवली थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, ये आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा इसका कैसे होता है ये। देखो सपोज जो M2 है पॉइंट मास वो इसके सेंटर पे है, ये है M2, ये M2 एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल, और M2 मास जो है वो इसके सेंटर पे, ठीक है। तो इस M2 पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस शेल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक 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 ठीक, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। और चलो हम मानते हैं कि जो हर एक पार्ट है इसमें हर एक पार्ट जो है वो एक पॉइंट मास की तरह है। देखिए नाउ लिसन, अब यहाँ पे एक पॉइंट मास है, तो ये जो पॉइंट मास है, ये जो इस स्फेरिकल शेल का ये पोर्शन है, ये इस M2 को खींचेगा अपनी ओर, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इस पोर्शन के अपोजिट भी यहाँ पे एक पोर्शन आता है इस रिंग का, इस हॉलो स्फेरिकल शेल का, तो ये भी इस पॉइंट मास को अपनी ओर खींचेगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होगा, क्योंकि एक तो ये पोर्शन बराबर है इस पोर्शन के, इन पोर्शंस का मास सेम होगा और इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम सेंटर, तो दिस एंड दिस विल गेट कैंसल आउट, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अगर ये पोर्शन इसको ऐसे खींचेगा, ये पोर्शन इसको ऐसे खींचेगा, तो इसके अपोजिट वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन ये इसको ऐसे खींचेगा, ये और ये कैंसिल। इसी तरह ये पोर्शन अगर इसको ऐसे खींचेगा तो इसके अपोजिट भी एक पोर्शन होगा ऐसे, वो इसको ऐसे खींचेगा, ये और ये कैंसिल। सो जो नेट फोर्स है बीच में जो पार्टिकल है उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा, ठीक है। इसी तरह सिर्फ सेंटर पे नहीं, अगर हम यहाँ पे भी पॉइंट मास रखेंगे M2 तो उस पर भी फोर्स जीरो होगा, ठीक। तो ये है शेल थ्योरम। अब शेल थ्योरम की मदद से जो सर न्यूटन ने दी है शेल थ्योरम, उसकी मदद से हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे बिटवीन एप्पल एंड अर्थ और बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। ये सपोज अर्थ है, सपोज ये इसका रेडियस है R, ये इसका रेडियस है R इज रेडियस ऑफ अर्थ। सपोज R इज रेडियस ऑफ अर्थ, R है रेडियस ऑफ अर्थ, शाबाश। एंड M इज सपोज मास ऑफ अर्थ, एंड सपोज M इज इक्वल टू मास ऑफ एप्पल, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम ये जो अर्थ है इसको हम डिवाइड करेंगे इनटू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, ये इसका रेडियस है, हमें पता है इसका रेडियस है R, ये इसका सेंटर, हम इसको काटेंगे इनटू स्फेरिकल शेल्स। ये बन गई पहली शेल, थिन स्फेरिकल शेल्स, ये बन गई पहली स्फेरिकल शेल। सपोज ये जो पहली स्फेरिकल शेल है, इसके ऊपर इमेजिनरी एक स्फेरिकल शेल, सपोज इसका मास है M1, कितना है इसका मास M1। तो हम मान सकते हैं बाय शेल थ्योरम, बाय यूजिंग सर न्यूटन्स शेल थ्योरम, ये जो ऊपर की जो शेल है स्फेरिकल शेल,
स्फेरिकल शेल, हम मान सकते हैं इसका जो मास है m1। फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स बिटवीन एप्पल एंड अर्थ, हम मान सकते हैं ये जो इस स्फेरिकल शेल का मास m1 है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एट O पे, एट सेंटर ऑफ अर्थ पे। ठीक है, ये हो गई पहली शेल। अब दूसरी शेल इसे काट, इसमें से काटो, इसमें से दूसरी शेल काटो, दूसरी शेल काटो, दूसरी शेल हमने इसमें से ऐसे काटी। ठीक है, ये दूसरी शेल है ऐसे। सपोज ये जो दूसरी शेल है इसका मास है सपोज m2, इस दूसरी शेल का मास है m2, इसका मास है m2। नाउ अगेन बाय यूजिंग दिस शेल थ्योरम हम मान सकते हैं जो m2 मास है सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर पे, तो m1 भी सेंटर पे आ गया, m2 भी सेंटर पे आ गया। इसी तरह तीसरी शेल को काटो, इसी तरह तीसरी शेल को काटो ऐसे, तीसरी शेल को काटो ऐसे ऐसे। ये तीसरी स्फेरिकल शेल है, तीसरी स्फेरिकल शेल है। सपोज इसका मास है m3, सपोज इसका मास है m3, तो ये m3 भी कहाँ पे आ जाएगा, ये भी सेंटर पे आ जाएगा। सो इसी तरह हम इस अर्थ को, पूरी अर्थ को कॉन्सेंट्रिक शेल्स में इतने बंदगोभी ये तो बंदगोभी, ठीक है, बंदगोभी पे तुलान तम दिल, तुम गोडनुक दिल m1, दयम दिल m2, त्रेयम दिल m3, चूरिम दिल m4। ठीक, तो अप टू सेंटर तक हम इसको स्फेरिकल शेल्स में बांटेंगे और हर एक स्फेरिकल शेल का मास आएगा सेंटर ऑफ अर्थ पे। तो कहने से पूरी की पूरी अर्थ का, पूरी की पूरी, देखो पहली शेल का मास भी सेंटर पे, दूसरी शेल का मास भी सेंटर पे, तीसरी का भी सेंटर पे, चौथी का भी सेंटर पे, ऐसा ही करते 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 सेंटर तक जाएंगे। तो दैट मीन्स पूरी अर्थ का मास आ जाएगा सेंटर पे। सो दैट मीन्स होल मास ऑफ द होल मास m of the earth can be considered to be concentrated at its center, ठीक है। पूरी अर्थ का मास देखो, जो मास है इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश mn, सेंटर तक हम जाएंगे। ठीक है, ये है मास ऑफ अर्थ, टोटल मास ऑफ अर्थ। ये है पहली शेल का मास, दूसरी शेल का मास, तीसरी शेल का मास, nth शेल का मास। ठीक, तो ये सारा जो अर्थ का मास है हम मान सकते हैं ये पूरा सेंटर पे है। ठीक, अब ये तो पॉइंट मास बन गया, इसका मतलब ये तो अर्थ के बदले तो एक पॉइंट मास बन गया जो इसके सेंटर पे है, अर्थ के बदले हमें अब ये पॉइंट लेना है। एप्पल तो है ही पॉइंट मास ये, अब इनके बीच कितनी डिस्टेंस है, इट इज r, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि अगर एप्पल अर्थ की सरफेस पे है तो ये तो रेडियस ही आएगा। अगर अर्थ सरफेस से मान लो थोड़ा सा ऊपर भी है, मगर ये जो डिस्टेंस है एप्पल की अर्थ से, ये जो डिस्टेंस है इट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। सो वी विल टेक, हम यहाँ पे मानेंगे कि एप्पल और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास दो पॉइंट मास है, एक है एप्पल जिसका मास है m, स्मॉल m, दूसरी है अर्थ जिसका मास है कैपिटल M, और इनके बीच डिस्टेंस है r, रेडियस ऑफ अर्थ। सो नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स बिटवीन earth and apple will be equal to g capital M small m divided by r square। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या याद रखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर है, ये हम डायरेक्टली से पॉइंट मासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हमें एक्सटेंडेड बॉडीज में फोर्स निकालना है तो वी हैव टू, इसको थोड़ा सा पहले हम वी हैव टू मेक यूज ऑफ कैलकुलस। ठीक है, टू अप्लाई द फॉर्मूला F इज इक्वल g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना।